हमारा लास्ट जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, लास्ट 4th चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अब ये ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पहले ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इट मींस इंटीग्रेशन इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इट सीक रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर। मींस ग्लोबलाइजेशन मींस कि आप ग्लोबलाइजेशन का मतलब हम हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से मतलब क्या है, एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाना, जिसमें किसी भी प्रकार का ट्रेड बैरियर है उसको हटा दिया जाता है। जो व्यापार संबंधी और जो रुकावटें होती हैं उनको हटा दिया जाता है। प्रतिबंध होता है जो कि हम उस देश से व्यापार नहीं कर सकते, वो हमारे देश में व्यापार नहीं कर सकता है, वो सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं और उस देश से हमारा एक एग्रीमेंट हो जाता है कि यू ऑल्सो कम टू अवर कंट्री एंड वी कैन ऑल्सो कम टू योर कंट्री। तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्लियर क्या है, इट मींस इंटीग्रेशन इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इट सीक रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर। ये पूरा क्लियर लिखा हुआ है। अब इसके फीचर्स क्या है, सेकंड पॉइंट बोलता है फीचर्स या बेनिफिट। तो बोलते हैं इसका बेनिफिट ग्लोबलाइजेशन होने से क्या फायदा है। तो प्रोड्यूसर फ्रॉम अदर कंट्री कैन सेल देयर गुड्स इन इंडिया। दूसरे देश का जिससे हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ है वो कंट्री हमारे देश में आकर अपने गुड्स को बेच सकता है। इंडिया कैन सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज इन देयर कंट्री। और इंडिया के जो प्रोड्यूसर है वो उनके देश में जाकर अपनी प्रोडक्शन को अपने गुड्स को बेच सकते हैं। एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया कैन इन्वेस्ट इन अदर कंट्री। हमारे जो इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई उद्योग करना चाहते हैं, वो दूसरे देश में जाकर अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस एंड लेबर विद अदर कंट्रीज। ठीक है ना, जो एक्सचेंज होगा एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, एक्सपीरियंस लेबर का एक्सपीरियंस एक्सचेंज होगा, जानकारी मतलब एक्सपीरियंस नॉलेज का टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होना चालू हो जाएगा क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है। तो आपस में आदान प्रदान होना चालू होगा, एक टेक्निक टेक्नोलॉजी का, एक्सपीरियंस का, लेबर का। हमारी लेबर वहां जाकर काम कर सकती है, उनकी लेबर हमारे यहाँ आकर काम कर सकती है। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया आर रिमूव। अब पहले जो रिस्ट्रिक्शन था, जो रोक लगी हुई थी कि वो लोग हमारे देश में आकर अपना व्यापार नहीं कर सकते थे और हम उनके देश में जाकर व्यापार नहीं कर सकते थे, वो व्यापार करने की रुकावट हटा दी जाती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इज एनकरेज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। अब विदेशी जो निवेशक होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है कि वो हमारे देश में आकर अपने उद्योगों को स्थापित करें, नए नए उद्योग स्थापित करें, जिससे हमारे देश के लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। तो ये बेनिफिट होते हैं ग्लोबलाइजेशन होने से। अब ये ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर कौन से हैं, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण हमें ग्लोबलाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है ना, वाई वी मेक द ग्लोबलाइजेशन, हमें ग्लोबलाइजेशन करना क्यों पड़ रहा है। तो इसका क्या कारण है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से जुड़ता है ग्लोबलाइजेशन में। तो बोलते हैं रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इज द मेन फैक्टर। अब बोलेंगे सर ये टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है। अगर किसी कंट्री के पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी आती है जिसमें रॉ मटेरियल कम यूज होकर मोर प्रोडक्शन और गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स आर बीन प्रोड्यूस, तो ईच एंड एवरी कंट्री ट्राई टू टेक दैट गुड्स दैट टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी लेना पसंद करेगा। ठीक है ना, तो मतलब वो चाहता है कि मेरी वह प्रोडक्शन बढ़े, अच्छी टेक्नोलॉजी। तो उसके कारण क्या क्या उसको उस देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अपने को जोड़ना पड़ेगा। सेकंड, इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट हैज मेड ग्लोबलाइजेशन इजी। पहले क्या था, रास्ता पानी के जहाज के द्वारा जाते थे या पहाड़ों को क्रॉस करके जाते थे, बहुत समय लगता था। आज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत फास्ट हो गई है, जिसके कारण लोगों को जानकारी हो गई कि किस कंट्री में कौन सा रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है और किस देश में जाकर अपने उद्योग को स्थापित करने से बेनिफिट मिलेगा, हम अपने प्रोडक्ट को कहाँ सबसे ज्यादा सेल कर सकते हैं, कहाँ हमारी डिमांड पूरी हो सकती है और हमें प्रॉफिट हो सकता है। ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के कारण भी एक ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ। अब बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट
टेलीफोन, फैक्स मशीन एक्सेट्रा। मीन्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इतना ज्यादा डेवलप हो गया कि हमें जानकारी प्राप्त होने लग गई उससे, कि हम घर बैठे बैठे जानकारी प्राप्त होने लगी कि उस कंट्री में इस प्रकार की रिसोर्सेज सस्ते मिलते हैं। जैसे इंडिया में है, लोगों को मालूम, अदर कंट्री को मालूम है, अदर कंट्री को मालूम है हमारे इंडिया में क्या रिसोर्सेज कौन से सस्ते हैं। जैसे रॉ मटेरियल हमारे यहाँ सस्ता मिलता है, लेबर सस्ती मिलती है, तो दे कम टू आवर कंट्री एंड स्टैब्लिश देयर इंडस्ट्री। वो हमारे देश में आकर अपनी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है, लोगों को जानकारी हो रही है एक कंट्री में ये सस्ता है, तो अमेरिका को मालूम है हमारे यहाँ आलू सस्ते है, तो वो यहाँ से आलू खरीदते हैं और फ्रेंच फ्राई और फिंगर चिप्स ये बनाते हैं, ये लेस बनाते हैं। तो ये अलग अलग का इंडस्ट्री आकर सारा ग्लोबलाइजेशन होने लगता है इसके कारण, कि वो इंटरकनेक्ट होते हैं, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है इंडस्ट्री के लिए। फोर्थ पॉइंट, ईमेल एंड वॉइस मेल अलाउड टू कॉन्टेक्ट विद बायर एंड सेलर ऑन द लार्ज स्केल। अब पहले ईमेल और वॉइस मेल नहीं था, पहले लेटर लिख के भेजते थे तब कोई जानकारी प्राप्त होती थी, वहां से कोई लेटर भेजता था तब जानकारी प्राप्त होती। आज ईमेल और वॉइस मेल हो गया है, तो लोग बाग एक दूसरे की वस्तुएं खरीदने लग गए, एक कंट्री से दूसरी, और सेल एंड बाई होने लग गया है, एक दूसरे के द्वारा सेल एंड परचेज एंड मतलब पेमेंट करने लग गए। तो उसके कारण भी ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि गवर्नमेंट ऐसे क्या स्टेप ले सकती है जिससे ग्लोबलाइजेशन को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। व्हाट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर इफेक्टिव। तो गवर्नमेंट क्या ऐसे स्टेप करे। तो पहली बात तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ चीजें फ्लेक्सिबल कर दी थी। वो फ्लेक्सिबल करने से क्या होता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। पहला पॉइंट, एंश्योर दैट लेबर लॉ आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। जो लेबर लॉ था, गवर्नमेंट ने क्या किया था, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो विदेशी कंपनियों को इंडिया में आने के लिए निमंत्रण दिया, और उन्होंने क्या किया, आप लेबर को रेगुलर बेस पर न रखकर आप टेम्परेरी बेस पर रखिए, पर डे के हिसाब से रखिए, और कितने भी घंटे काम लीजिए, कितनी भी सैलरी दीजिए, हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जो लेबर लॉ था वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया था, उन्होंने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा कर दी थी। तो विदेशी कंपनियां क्या थी, ज्यादा घंटे काम लेती, कम तनख्वाहें देती थी, और जब चाहती जिसको निकाल लेती थी। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तो लोग बाग चाहते हैं कि अगर ग्लोबलाइजेशन कर रहे हो तो पहले लेबर लॉ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, इंश्योर दैट द वर्कर कैन गेट देयर राइट्स। जो लेबर थी, जो एम्प्लॉयड होते थे विदेशी कंपनियों में, जो इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करती थी, उसमें क्या रेगुलर बेस पर ना होकर टेम्परेरी बेस पर होते थे, तो उनको पीएफ, मेडिकल, अदर बेनिफिट, एचआरए वगैरह नहीं मिलता था। वो सारा बेनिफिट भी मिलना चाहिए उन्हें, ठीक है ना। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन को प्रॉपर इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट को वो वर्कर्स के जो राइट्स है उनको भी देना पड़ेगा, मतलब कंपनी के साथ सेटअप करें तो। द गवर्नमेंट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस। अब दूसरा, ग्लोबलाइजेशन होने से क्या होगा, अच्छा बनाना है ग्लोबलाइजेशन हो तो गवर्नमेंट को छोटे छोटे जो उद्योग करने वाले हैं उनको नई टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए सब्सिडीज देनी चाहिए। बड़ी बड़ी मशीनों को खरीद कर वो भी अच्छा प्रोडक्शन कर सके, तो उनको कुछ रियायत देनी चाहिए, उनके टैक्सेस में कुछ रियायत देनी चाहिए, उनको उद्योग स्थापित करने के लिए कुछ लोन प्रोवाइड कराने चाहिए गवर्नमेंट को चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तभी ग्लोबलाइजेशन अच्छी तरह से इफेक्टिव हो सकेगा। चौथा पॉइंट, इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल्स। अब ये चाहते थे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम फुल फॉर्म कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहते थे कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें ज्यादा डेवलप कंट्री का हस्तक्षेप था, और उसके जो मेन ऊपर जो बैठे हैं ऑर्गेनाइजेशन के हेड, वो सारे डेवलप कंट्री के हैं, तो वो अपने बेनिफिट को देखने के लिए रूल बनाते हैं। तो इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री था, तो इंडिया को डेवलपिंग कंट्री होने के नाते WTO से बात करनी चाहिए कि वो फेयर रूल बनाए। ऐसा था जब WTO ने रूल बनाए तो उसमें ये बोला कि डेवलपिंग कंट्री को डेवलप कंट्री से जुड़कर ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्री से जुड़ेगी तब ग्लोबलाइजेशन होगा। डेवलपिंग कंट्री से ग्लोबलाइजेशन नहीं कर सकती, व्यापार नहीं कर सकती। तो ये गलत रूल था WTO के द्वारा कि एक डेवलपिंग कंट्री से व्यापार नहीं करेगी,
एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्री से या डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री से व्यापार कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपिंग कंट्री से भी व्यापार कर सके। पांचवा पॉइंट, इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री। मैंने ये बताया, जो ये पॉइंट इसमें एक्सप्लेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें टॉपिक, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म इन इंडिया। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ भारत में, वैश्वीकरण हुआ, तो उसका प्रभाव यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म, आप जैसे प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनते हो तो ड्रेसअप होते हो, ऐसा ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव एक जैसा नहीं था भारत के अंदर। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ, क्यों नहीं था? उसका कारण क्या था कि जब ग्लोबलाइजेशन किया गवर्नमेंट ने, तो उसका प्रभाव एक जैसा क्यों नहीं था? तो पहली बात, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, इट बेनिफिट टू स्किल्ड लेबर इन अर्बन एरिया, नॉट टू द अनस्किल्ड पर्सन। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो सिर्फ स्किल्ड लेबर को फायदा हुआ था, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही थी और मॉडर्न जो एडवांस टेक्नोलॉजी थी वो स्किल्ड लेबर ही चला सकती थी। अर्बन एरिया में जो रहते थे लोग, स्किल्ड लेबर जो कंप्यूटर जानते थे वही उसमें एम्प्लॉयड हो रहे थे, अनस्किल्ड लेबर तो फेल हो रही थी उधर, ठीक है ना। सेकंड, द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज नॉट गेन्ड मच, और इसमें एग्रीकल्चर को ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था। मेनली इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, वो अपने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई बेनिफिट नहीं था, ना डेवलपमेंट हो रहा था, उसका कोई डेवलपमेंट की कोई बात नहीं हो रही थी। और इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री थी, तो उस सेक्टर को भी डेवलप होना चाहिए था। थर्ड पॉइंट, MNC are interested in some industries like cell phone, automobile, and soft drink or banking, and they serve only where they get well buyers. MNC जो होती मल्टीनेशनल कंपनी, अब बोलेंगे सर मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी होती है? वी विल लर्न अबाउट दिस कंपनीज इन चैप्टर, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। जो MNC जो थी वो मल्टीनेशनल कंपनी, जो वो कंपनियां होती हैं जो अलग अलग देशों में अपना इंडस्ट्री को सेटअप करती है, फैक्ट्री को सेटअप करती है, ऑफिस को सेटअप करती है, एंड दे मेक द प्रोडक्शन इन कॉम्प्लेक्स वे एंड ग्लोबल, ठीक है ना। दोज इंडस्ट्री विच सेटअप देयर यूनिट इन सेवरल कंट्री एंड ऑफिस इन सेवरल कंट्री एंड मेक द प्रोडक्शन ऑन ग्लोबल लेवल एंड इन कॉम्प्लेक्स वे इज नोन एज MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। जो कंपनियां अलग अलग देशों में अपने कार्यालय को स्थापित करती हैं, उद्योग को स्थापित करती हैं, और जो प्रोडक्शन होता है बहुत अधिक मात्रा में करती हैं और कॉम्प्लेक्स वे में करती है, जटिलता के साथ मतलब उत्पादन करती है, उसे हम MNC कहते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो कुछ ही प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थी दूसरी कंट्री से जुड़ने में, ग्लोबलाइजेशन करने में। क्यों? क्योंकि सेल फोन है, उनकी कंट्री में अच्छी सेल हो गई थी, अब वो उस जगह ढूंढते थे जहां पर उनके खरीदार ज्यादा मिले, तो वो ज्यादातर उधर सेल करते थे। ऑटोमोबाइल, जो गाड़ियां ऑलरेडी उनके देश में बिक चुकी थी, अब उनको और गाड़ियां बेचनी थी, तो दूसरे देशों में उधर ग्लोबलाइजेशन करते थे जहां पर उनके अच्छे खरीदार मिलते थे। सॉफ्ट ड्रिंक, अब उनके देश में बिक रही थी अच्छी खासी, अब वो उधर देखते थे जहां पर उनको पानी सस्ता मिले और उनका प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, जिससे उस देश में सप्लाई करें और अन्य देशों को भी सप्लाई करें। बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब ये था उनके पास पैसा बहुत था, उनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ अच्छी थी, तो वो चाहते थे उन देशों में स्थापित करें जहां पर लोग बाग उनसे लोन रहे और उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा देकर उनको प्रॉफिट कमाए। तो वो उधर उन देशों में, जैसे इंडिया था, मोर पॉपुलेटेड कंट्री था, तो उन्हें ज्यादातर इंडिया में आए। क्यों? क्योंकि इंडिया में ज्यादातर फोन क्यों आगे बिक गए? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत थी और उन्हें अच्छे खरीदार मिल गए, इधर लोग बाग खरीदने लग गए, तो ज्यादा पॉपुलेशन नेचुरली शेयर हो गई। फोर्थ पॉइंट बोलता है, ओनली सम टॉप इंडियन कंपनी हैव बेनिफिटेड। इंडिया की कुछ ही बड़ी कंपनियां ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट होती। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के पास अच्छा पैसा था, तो वो नई टेक्नोलॉजी आसानी से खरीद लेते थे। पांचवा पॉइंट, ओनली अ फ्यू लार्ज इंडियन कंपनी बिकम मल्टीनेशनल देमसेल्फ। और इंडिया की कुछ ही बड़ी कंपनियां थी जो मल्टीनेशनल बन पाई, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी वही खरीद पाए और उससे वो लोग प्रोडक्शन बढ़ाकर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने लग गए। सिक्स पॉइंट, न्यू सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज बीन क्रिएटेड ओनली इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब जो ग्लोबलाइजेशन था उसका क्या था, जो नई सर्विसेज चालू हुई थी
वो सिर्फ एक ही चीज में हुई थी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में। बाकी किसी में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया था, सिर्फ मशीनों का डिफरेंस आया था, बाकी सब में कोई नई चीज नहीं आई थी, ठीक है ना। तो ज्यादातर इम्पैक्ट क्या था ग्लोबलाइजेशन का, एक जैसा नहीं था। अब आता है एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन के क्या एडवांटेज थे। तो पहली बात, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग क्रिएटेड बिटवीन कंट्री। एक देश से दूसरे देश में ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज क्रिएट होने लगी, आदान प्रदान होने लग गया। देयर इज ग्रेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नाउ। अब क्या था, ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो विदेशी लोग हमारे देश में आकर ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था इंडिया में चीप लेबर मिल जाएगी और चीप आपको रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए थर्ड पॉइंट, न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर टेकिंग प्लेस। अब एडवांटेज ये भी हुआ कि नई नई टेक्नोलॉजी ने प्लेस लेना चालू कर दिया था, ठीक है। पुरानी पद्धति की जो टेक्नोलॉजी थी, मेथड थे, वो चेंज होने लग गए थे। फोर्थ, देयर इज क्लोज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर बिटवीन दीज कंट्रीज। जिस कंट्री के साथ अर्थव्यवस्था जुड़ी, उस कंट्री से उनके रिलेशन अच्छे होने लग गए, क्लोज रिलेशनशिप डेवलप होने लग गई, ठीक है ना। कोई डाउट है? हेलो।